अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रैंक करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया एमिंग टू बी सुपर पावर, वी आर बेगिंग से पाकिस्तानी लीडर इन पार्लियामेंट। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपको बताया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद जब पहली बार इनके पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये इकट्ठा हुए, तब एक ऑपोजिशन लीडर ने ऐसा भाषण दे दिया जो सुनकर मैं कहूंगा पूरा पाकिस्तान शॉक्ड है। और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप इवन देखो, बांग्लादेश में, इंडिया में कई जगह सोशल मीडिया पर इस भाषण की क्लिप्स वायरल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई आपको आर्टिकल दिखेंगे इस भाषण के बारे में, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये हेडलाइन आपको हर जगह मिलेगी कि वी मतलब कि पाकिस्तान, वी बैक टू अवॉइड बैंक्रप्सी, जबकि इंडिया एम कर रहा है टू बिकम ए सुपर पावर। नाउ इस टॉपिक पे आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके ऑपोजिशन के बड़े लीडर क्या कहते हैं, ये आप सुनिए। 1 मिनट की एक क्लिप है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत? ना ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि पाकिस्तान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही खड़े होकर ये कहे कि पावर्स हैं दीवारों के पीछे। ना वो पावर्स कौन सी हो सकती है, क्या वो फॉरेन पावर्स है, मिलिट्री की ये बात कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि देयर आर पावर्स बिहाइंड द वॉल कंट्रोलिंग अस। जो पूरा पार्लियामेंट है, जहां पे जो भी मिनिस्टर है, सबको कंट्रोल किया जा रहा है। और असल में जो पावर उस पार्लियामेंट के बाहर बैठी है वो डिसाइड करती है कि क्या पाकिस्तान में होगा, क्या नहीं होगा। और जो भी लोग ये अंदर बैठे हैं ये सब पपेट्स हैं। ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। और इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ और कह रहे हैं। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हर साल स्विट्जरलैंड में। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करने के लिए गए हैं। वहां पे इन्होंने काफी एक इंटरेस्टिंग बात बोल दी। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान का जो डेथ ट्रैप है ये बन चुका है इनका डेथ ट्रैप। इस स्टेटमेंट को ऑब्वियसली पाकिस्तान के मीडिया ने भी कवर किया है। यहां पे आप देख पाओगे इनके प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि डेथ ट्रैप, और एक आगे टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज करी है रन अवे इन्फ्लेशन। ये इतनी ज्यादा है कि ये एक ह्यूज चैलेंज पोज करती है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। और आने वाले टाइम में होगा यही कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन आएगी ना वो इतनी ज्यादा होगी कि आम आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं आपको इन्फ्लेशन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, इससे आप समझ पाओगे पाकिस्तान में इनके पार्लियामेंट से लेकर इनके प्राइम मिनिस्टर में इतना डर क्यों है। मान लीजिए एक परिवार है किसी भी कंट्री में, कंट्री कोई भी हो सकता है, एक परिवार है और उनका खर्चा है 1 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। महीने का खर्चा मान के चल लीजिए 1 लाख रुपए है और उस देश में इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है 7%, जो काफी हद तक आप कह सकते हो एवरेज आपको मिल ही जाएगा। तो 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से ना जो परिवार अभी खर्च रहा है 1 लाख रुपए, इनको सेम खर्चे मेंटेन करने के लिए 10 साल में, मैं 20 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 साल में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। नाउ ये तो मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन रेट की जब होता है ये 7% पर। अगर महंगाई दर थोड़ी और आगे चली जाए,
20% के आसपास चली जाए, जो पाकिस्तान में लंबे समय से बनी हुई है, 24%, 20%, अभी हमने देखा है कि अप्रैल में और मई में थोड़ी सी ये ईज हो सकती है, 18-19 के आसपास इन्फ्लेशन हो सकती है। तो अगर हम 18-19% का देखें ना, तो वैसे ज़्यादातर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन मिलेगी ना, वो 15% की होती है, क्योंकि 15% के ऊपर अगर महंगाई दर है ना, तो मतलब कि वो देश बहुत बड़े संकट में है। 15% की इन्फ्लेशन से ही ना, जिस फैमिली का 1 लाख रुपए में गुजारा हो रहा था, 10 साल बाद उनको 4 लाख चाहिए होंगे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। तो होने क्या वाला है, सिंस पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ये किसी कैलकुलेटर से भी आ गया है, कोई अगर सोचता है कि इतनी इन्फ्लेशन हो सकती है, उससे भी ज्यादा इनकी इन्फ्लेशन है। यहां पर क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगातार गिरता जाएगा। जो मिडिल क्लास है ये लोअर मिडिल क्लास बन जाएगी, लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी में जा सकती है। और साथ ही साथ लोगों में गुस्सा ये भी है कि इनके पॉपुलर लीडर इमरान खान ये अभी भी जेल में है। तो इसलिए पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी चिंतित हैं कि जो ये सारा गुस्सा है महंगाई का, ये इमरान खान का, कई और चीजों का, ये इवेंचुअली जब फटेगा ना और सामने आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में गवर्नेंस संभालनी इनको मुश्किल पड़ जाए। और आपने इसलिए देखा होगा कि अप्रैल 2024 के महीने में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि 10 मिलियन लोग, मतलब कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी में जा सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम है। इंडिया जहां पर आराम से 6.5 से लेकर 7% या काफी बार उसके भी आगे हम ग्रो कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज आप कह लीजिए 7% से ऊपर ग्रोथ रेट हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1.8% के आसपास है। और इन्फ्लेशन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 26% था इन द करंट फिस्कल ईयर। कैलकुलेटर तोड़ देता है पाकिस्तान। मतलब कोई, मैं इतने इन्फ्लेशन का ना हिसाब कितना लगेगा कि कहाँ पे जाके लोगों की सेविंग्स पहुंच जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, ये एक बार को कैलकुलेट करना भी मुश्किल पड़ जाता है। और एक थोड़ा सा वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूं कि मार्च महीने में जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है ये 4.85% के आसपास पहुंच गई थी ना। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी आती है विदेशी मुद्रा भंडार की। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1.1 बिलियन का लोन उठाया है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि जो ये लोन है ये पाकिस्तान को मिल चुका है। तो क्या इससे इनको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी? देखिए, ये पैसा पाकिस्तान क्या करता है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शो कर देता है अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये आपके लिए शॉकिंग होगा। यहां पे आप देख पाओगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया रैंक 4 पे आपको मिलेगा, रैंक 1 पे है चाइना। चाइना के पास सबसे ज्यादा यूएस डॉलर्स हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये आपको टॉप पे मिलेंगे। नंबर 2 पे आपको मिलेगा जापान। नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान को ढूंढने के लिए ना आपको नॉर्थ कोरिया से भी नीचे जाना होगा। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये नॉर्थ कोरिया के नीचे कैसे चलेगा। एक ऐसा देश जिस पर सैंक्शन लगे हैं, एक ऐसा देश जो FATF ब्लैक लिस्ट में है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद ना यहाँ पे 81st स्पॉट पे आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे मिलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास टोटल आज के समय $8 बिलियन के रिजर्व्स हैं। इनमें से बहुत सारा पैसा इन्होंने IMF से भी उठाया है, कुछ पैसा इनको UAE और सऊदी अरेबिया से भी मिला था लोन के रूप में, वो रोल ओवर करते रहते हैं उसको काफी बार। कुछ पैसा चाइना से भी आया है। जो ये $8 बिलियन आप देख रहे हैं ना, ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा फ्रेजाइल अमाउंट है। और आप देखोगे पाकिस्तान के नीचे आपको मिलेगा फिनलैंड। फिनलैंड देखो यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है, और ये आप ये सोच रहे हैं कि फिनलैंड इतना नीचे क्यों, इवन दो ये एक डेवलप्ड कंट्री है। इसके 2 रीजन है। फिनलैंड के पास बहुत सारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो लोग गोल्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा फिनलैंड की आबादी है सिर्फ 55 लाख, पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास है। ना मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर रहे। मेन बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अभी जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है इससे होगा क्या। ये देखिए, एक बहुत ही जरा सिंपल फॉर्मूला है। जब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रेट पे आगे बढ़ जाती है, जब परिवार जो एक बार को अपने बच्चों को पढ़ाते थे, कॉलेज में भेजते थे, बेसिक एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मिलिटेंसी बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है। जो आतंकवादी संगठन है उनको रिक्रूटमेंट आराम से मिल जाती है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में एक बड़ी वेव आए टेररिज्म की। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कई लोग जो करंट गवर्नमेंट है उसको भी पसंद नहीं करते। वो मानते हैं कि इलेक्शन प्रॉपरली हुए नहीं है, जो इनका मेन नेता था इमरान खान उसको जेल में डाल रखा है। तो आने वाला टाइम मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा।
और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंश्योर करें कि पाकिस्तान में जो ये राइजिंग मिलिटेंसी है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं भी भारत पे ना आए। भारत में कहीं से जो ये इनके आतंकवादी हैं ये भी अटैक करना ना स्टार्ट कर दें। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है आतंकवाद की इन पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगर इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी ही रहती है। और फाइनली आपसे मैं एक क्लासिक क्वेश्चन पूछूंगा, ऑल टाइम क्लासिक क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम्स में आ चुका है, कितनी ही बार आ चुका है, ये आंसर ना कर पाए तो गड़बड़ है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा संगठन कैलकुलेट करता है भारत की जीडीपी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सीएसओ, एनएसएसओ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या फिर ये सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं और फिर भारत की जीडीपी निकलती है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर इस वक्त एक मैसिव सेल चल रही है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा दिल्ली में। आप दिल्ली में रहेंगे, आपका खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। तो ये सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं फॉर लेस देन 1000 रुपीज अ मंथ, क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और 1000 रुपए से भी कम हर महीने पे करके आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 2.5 साल की है, तो आपके पास लंबा समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई। फजलुर रहमान को पहली दफा भाई साहब कोई अच्छी बात ढंग की करते हुए सुना, नहीं तो मैं तो इसको अच्छा लीडर मानता ही नहीं था भाई शुरुआत से। जो वो आज जो बातें की है ना असेंबली में, ये बात जो की है बिल्कुल सही की है। ये इससे पहले 1 साल में आजाद हुए ना 1947 में, वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पहुँच गए। फजलू की जो तकरीर है ना, इससे पहले आप देखें ना, जो पीटीआई का वो स्पीकर बने हुए थे ना, उसने भी यही बात की है। लेकिन फर्क ये है, वो तो हर रोज बात करते हैं, फजलुर रहमान के मुंह से ये लफ्ज निकले पहली दफा सुनी है, पहली दफा, इसलिए ज्यादा इतनी मतलब हाइट दिखाया जा रहा है। और वो फजलू जो PDF1 बनाई, वो फजलू जो हर गवर्नमेंट में होता है, इस बार इसका बेटा जो हार गया, पिछली बार डिप्टी स्पीकर भी था, बिल्कुल बेटा, दोनों बेटे हार गए, खुद भी हार गए, इसकी पार्टी भी हार गई। लेकिन इसने जो बोला, पता क्या ये चाहता है, इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि 9 मई के महीने में हम जलसा करेंगे महंगाई के खिलाफ। क्योंकि जो व्यू है ना, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 3300 रुपए फ्री माल लेंगे जिम्मेदार से। 3900 रुपए भाई 3300 को मरियम ने ऐलान किया पंजाब के अंदर, जब कड़क मतलब काटी करने लगी थी। तो अब उन्होंने क्या कह दिया है, गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट पंजाब ने तारक साहब कह दिया है कि हम गेहूं नहीं खरीदेंगे। परसों की बात है ये। फजलू अब कह रहे हैं आपने क्यों नहीं खरीदनी। जिम्मेदार बेचारे किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने 16,000 रुपए की एक बोरी डाली, किले के 1 एकड़ के 2 बोरियां डाली, वो किधर जाएंगे। और DAP भाई 14 साल में ब्लैक। अब ये कह रहे हैं धरना देंगे, हम जलसा करेंगे, हम हुकूमत को अब नहीं चलने देंगे। भाई ये ना जो किसानों का धरना है ना, यकीन माने अब मुझे ना उनका हक बनता है, किस तरह उनको फील होता है। चलो इंडिया तो सब्सिडी देता है, खादों पे देता है, पानी पे देता है, टैक्स लगा दिया। हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती भाई, ना खाद पे, ना पानी पे, कुछ भी नहीं, ना बीज पे सब्सिडी नहीं मिलती। हम अगर नॉर्मली गंदम का अगर रेट चल रहा है 4000 रुपए, तो बीज जो है वो 8000-7000 रुपए मिलता है। तो फिर भी वहाँ बेचारे खाद जो है सरकार ने 12000 रुपए रेट फिक्स किया था, लेकिन हमें भाई साहब ब्लैक में मिल रही थी 16,000 से 15,000 तक हमने खाद खरीदी DAP के एक थैला 50 किलो का। तो वो तो अब अपनी तो गेहूं के तूने डाला, मुझे बता तू देगा क्या। तो भाई अभी जो रेट है ना, जो बड़े जिम्मेदार हैं उनका भाई हिसाब ये हो गया कि वो लेकर बैठे हैं, कोई सरकार खरीद नहीं रही।
जो रेट फिक्स किया उस पे भी नहीं खरीद रही। भाई उनको बाहर जाने नहीं मिला। और जो खुद रेट दिया ना गवर्नमेंट ने, वही तो उस पे भी उसके नहीं ऊपर भी नहीं ले रही। हम कह रहे हैं कि बारिशों की वजह से ना हम लेंगे नहीं। वजह क्या है? रशिया से इन्होंने जो काकड़ साहब का लेकर आ गया 25,000 टन कनक लेके, हाँ। उस कनक के वो गेहूं जो खरीदा है उसकी वजह से ये अब नहीं खरीद रहे पाया, क्योंकि ये और सस्ते दामों में हमें ज़राअत वाले दे जमींदार। भाई तो जिम्मेदारों को बहुत लॉस हुआ है। अंदाजा लगाए। अच्छा। मैंने सुना 2700 रुपए भी लोग जो है वो बेच के अपना पल्ला भाई चढ़ा ये रहे। इधर ना हमारे गांव के नजदीक ही वो लखुआना खानुआना इधर छानना लगा खड़ा है 2700 रुपए में इतनी मोटी और साफ कनक। अंदाजा वो लगाए। मिलते का रेट ले जाओ 2700 भाई रुपए। साहब। गवर्नमेंट का रेट 3300 है तो वो छानना लगा कर कह रहे कि 2700 में ले जाओ, भाई गलत गंदम रखेंगे कहाँ? क्योंकि बारिशें हो रही है। कहा कि जगह तो बंदों के पास है नहीं। वो इससे बेहतर है कि हम सस्ते दामों बेच डालें। गवर्नमेंट ले भी हमने चलो कोई खर्चे पूरा इतनी हो गया। ज्यादा ज्यादा हो रही है पाकिस्तान किसानों का। एक दूसरी देखिए सोलर प्लेटें शहबाज शरीफ के बेटा सलमान शहबाज की वो महंगे दामों में बेच रहे, ऊपर से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जो खरीद रहे हैं। और पाकिस्तान में कभी ज़राअत पे टैक्स आज तक हिस्ट्री में नहीं लगा। मरियम बीबी ने आके उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। ये हिसाब लगा लो। और रही बात इंडिया की, मैं तो यकीन माने खुश हूँ इंडिया की गवर्नमेंट चाहे अंदर खाने मुल्क में जो भी होता रहे, जो मुल्क के हालात होते हैं, छोटी मोटी झड़पें जलसे जुलूस होते रहते हैं। देख रहे हो सब्जी वगैरह देखते हैं ज़राअत को, अपने जिम्मेदार खुशहाल रखे हैं, सेहत का ख्याल रखा हुआ है, तलीम एजुकेशन ख्याल रखा हुआ है। ओवरऑल उनकी खारजा पॉलिसी देख लो, उनका जो मोदी साहब है उसकी पॉलिसियां देख लो, ओवरऑल पूरी दुनिया में वो न्यूट्रल रह रहे हैं। आज देख लो हमारी असम्बली में खड़े होकर वो फजलू जैसे शख्स देख लो, वो लफ्ज बोल रहे हैं कि दुनिया की सुपर पावर मतलब बोल रहे हैं इंडिया को। बनने जा रहा है भाई सुपर पावर। और ये इसमें झूठ भी नहीं है बनेगा एकदम। भाई, आप माने इसमें झूठ भी नहीं है। जिस तरह की आपकी तरक्की चल रही है, हमारे बुरे दिन है यकीन माने, लेकिन अच्छे की उम्मीद है। लेकिन हम आपसे जान नहीं रहे आपकी मेहनत का नतीजा जो आज आप खड़े हैं जहाँ पे। इन्फ्लेशन वो जो कैलकुलेटर है वो 15% तक दिखाता है, हमारी हाँ। 26 तक पहुंच गई। देख रहे हमारा आज नॉर्थ कोरिया के नीचे हमारा ना, जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई है हर किस्म की। और भाई मरियम नवाज जो है ना शुरुआत में पता है क्या कर रही हाय थी? हाय। लोगों के घर में जाके वहाँ पे पूछना हूँ कैसे हालात चल रहे हैं। हॉस्पिटल में शुरुआत में हॉस्पिटल में ना वो ड्रामेबाजी कर रही थी। और सियासत अब जो है वो में किसान बेचारे वो उजड़ रहे हैं। अब कहीं नहीं जा रहे। साल की मेहनत अब देखें, जो बंदा ठेके पे जमीन लेता है ना भाई, करीबन जो अच्छे इलाके की जमीन है लाख के ऊपर ठेका है। ठेका है, कहीं 80-85 हजार रुपए के करीब ठेका है 1 एकड़ का। फिर उसके ऊपर मेहनत करनी। उसपे 2 बोरी DAP डालो, फिर 3 बोरी या 2 बोरी यूरिया की डालो, फिर वो पानी को खरीद कर लाना है। मेहनत। और मैं कहता हूँ यार जितना खर्चा है उतनी हमारी कमाई नहीं है। हमें हमारे तो पता खर्चे में नहीं जा पड़ता। रहे हैं ना जिम्मेदार। भाई जिस बंदे ने 1 एकड़ में 2 बोरियां DAP डाली है 16-32 हजार की डाली है 1 एकड़ में, आप खुद बता दें वो बंदा कैसे 3300 में गेहूं दे दिया अपना। नहीं भाई जिम्मेदारों को तो मार दिया ना। अच्छा गेहूं एक काटने से पहले 6,000 रुपया हमारे गांव में भी मन चल रहा था। अब एकदम 3300 पे गवर्नमेंट ले आइए, अब गवर्नमेंट उस पर भी नहीं खरीद रही। या तो फिर ऐसा करती ना, स्कीम लाती भाई साहब, इस साल जो है सरकार जो है वो रेट सही देती, जिससे कोई जिम्मेदार को भी फायदा होता। कुछ अगले साल सब्सिडी देती। बिल्कुल। तो फिर कहती भाई साहब रेट इस दफा सस्ता लगाना है। हाँ। हम भी किसान अपनी मर्जी से बीज ताकि किसानों को भी कुछ थोड़ा सा हौसला मिल जाता। सही बात है। लेकिन अब ये हो रहा है ऊपर से टैक्स लगा रखा है, फिर हमें गंदम भी सस्ती दे रहे हैं। अजीब ही बात है। किसानों ने अब भाई जी जिस तरह इंडिया में वो 22 फरवरी को वो क्या था वो धरना दिया था ना, हमारे मुल्क के किसान अब भाई जी सारे इकट्ठे हो रहे हैं और वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं खान साहब के पास, हम उनके पास जा रहे हैं। खान साहब बैठे हुए जेल में, किसान उधर जा रहे हैं, हम चल रहे हैं उनके साथ, ऑपोजिशन के साथ चल के हम जलसा करेंगे, हम धरना देंगे कि हमारे साथ ज्यादती कभी ऐसी नहीं हुई जितनी मरियम बीबी हमारे साथ पंजाब में कर रही है। और किसानों ने खुद ही धरना दिया। अच्छा दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने पता कल क्या कहा है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन ने कहा जितना गेहूं आपके पास है ना पंजाब के ज़राअत है जिम्मेदारों के पास, आप मुझे तो 3300 कह रहे हैं, 4000 भी मन गेहूं मैं लूंगा, मुझे दे दो, मैं गेहूं खरीद लेता हूँ अपने सूबे के लिए। वो मरियम वास्ते तो वो नहीं अच्छे। फिर सही बात। वो कह रहा है 3300 गवर्नमेंट रेट निकाली पंजाब गवर्नमेंट ने,
मैं खैर पख्तूनख्वा का वजीर आला हूँ, CM बना हूँ, मैं 4 दार में खरीद लेता हूँ। क्यों मैं ले लेता हूँ, क्यों मारे। अच्छा भाई, बाकी इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन वाकई हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और साफ ज़रा कि कुछ लोग हमारे ना गांव के करीब जो है ना, कई लोगों ने ज़मीनें अपनी बेची हैं और बैंक पे रखे हुए, वो सेविंग अकाउंट में। हाँ, वो तो निकाल लेते हो अपना। अच्छा वो गुजारा कैसे करेंगे गुजार भाई? अब जब उन्होंने करोड़ रुपए रखा था, उसकी वैल्यू करोड़ रुपए वाली थी। हाँ। अब जब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, वो करोड़ की वैल्यू तो लाख के करीब आ गई। ऐसे ही हो गया। तो मैं कहता वो हूं तो वो भी घाटे में गए, वो भी घाटे में गए। बिल्कुल। अब उनकी करोड़ों की जो वैल्यू थी भाई साहब, अब वो लाखों वाली हो गई। जिसके लिए उन्होंने वो करोड़ रुपया बैंक में रखा था, वो काम तो रहा नहीं। हाँ, अब तो वो घाटे में जा रहे हैं, उनका वो फिर भी फायदा नहीं। चलो किसी कारोबार में लगे, जिस तरह का इन्फ्लेशन बढ़ती है, कुछ चीज की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज बाहर जाकर बैठे हुए थे, क्या उससे को फर्क पड़ेगा? जो मिलते कर रहे हैं, वो मिलते जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भाई साहब। हम डेथ ट्रैप में नहीं, हम डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं। बिल्कुल। तो जब तक भाई साहब ये सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये खुद ही लूट लेते हैं। ये मांगे तांगे का 8 बिलियन दिखावे के लिए रखा हुआ, ये क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमारा तो वो भी नहीं, सही नहीं करनी। हमारा तो उनमें एक जो है ना, वो ढीला जो है, 1 मिनट को पैसा मांगा तांगा पड़ा है। 3 अरब तो है सऊदी अरब का, कुछ सऊदी अरब का, कुछ चाइना का, कुछ कतर का, कोई UAE का है। हमारा तो वो भी नहीं है। अच्छा भाई, जब ये IMF के पास पैसे लेने जाते हैं, ऊपर से वो शर्तें और ज्यादा सख्त रख देता है। बिल्कुल। अब तेल भी और भी कहते हैं, सुनने में आया है तेल भी महंगा, 20 रुपए तेल महंगा हो रहा है। तो गैस, जिस घर में 1,000 रुपया बिल आता था ना गैस का, उसको 15 हजार बिल आ गया है। क्या बात है? जिस घर में बिजली का बिल 1500 नहीं आता था ना, 1500 आता था। यानी यकीन माने इस बार उस घर के अंदर 17 और हजार है। वेजेस जो है वो सेम ही है, सेम वेजेस सेम है, दिहाड़ी सेम है, लेकिन महंगाई जो है वो आसमान को छू रही। मजदूर की कितनी मजदूरी चल रही है? 1000 रुपए। 1000 रुपए भाई साहब, 1000 भी वो जिसके 4 बच्चे हैं, बीवी भाई, वो क्या करेगा? शाम का एक वक्त का वो ना, वो साला लगता है। 500 रुपए। यकीन माने, मैंने अपने घर की तुझे बताता हूँ, 300 रुपए की मैंने सब्जी ली है एक दिन की। 300 रुपए की एक रात की सब्जी ली है। वही तो इतना खर्चा हो जाता है। हिसाब लगा, बच्चों की फीस भी, ऊपर से बाइक का तेल जो होता है, पेट्रोल डाल के स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, वो अलहदा। कोई मेहमान आ जाता, बच्चे बीमार। अब मेरे बच्चे बीमार थे, 15,000 रुपया मैं लगा कर आया हॉस्पिटल में। तो भाई ऐसे ही खर्चे होते हैं। ला बताएं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है। तो गवर्नमेंट को भाई है ही कोई नहीं। दूसरा हमारे हमसाया मुल्क, जिसके फजलुर रहमान साहब तारीफ कर रहे थे, शुक्र है इन्होंने भी तारीफ तो अपने हमसायों की कर दी। भाई वो ना भी करे, दुनिया में उनका आज नाम है। हर लिहाज से हमसे वो 100 गुना आगे चले गए। चलें जी, ठीक है भाई। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारे जो बड़े ताकतवर इदारे हैं, थोड़ा सा रहम करें। तारक साहब जब वो चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर ले, क्योंकि उनके पास सब कुछ कंट्रोल है। ठीक है भाई, ये कंट्री जल्दी पैरों पे खड़ा हो सकता था। छोटा सा कंट्री था, इंडिया बड़ा हो गया, पैरों पे खड़ा हो गया। बहुत बड़ा है इंडिया तो यार। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।